माँ, मेरी सास कहती है तेरी माँ ने एक भी अच्छी साड़ियाँ नहीं दी है, ना ही कोई सामान ढंग का है। सब कुछ लोकल दे दिया। तुम लोगों ने ठग लिया है मेरे बेटे को। बहुत तंग करती है माँ, बहुत तंग करती है, कहते हुए रो पड़ी थी सोना। ऐसे कैसे कह दिया उस चुड़ैल ने? मैंने छाट छाट के सामान दिए थे तुझे। गुस्से में चीखने लगी उषा जी। मत रोइए दीदी, चुप हो जाइए। सबकी ऐसी ही सास होती है। उनके बहू की माँ की पसंद कभी पसंद नहीं आता है। आपने देखा नहीं था जब मैं भी इस घर में आई थी तो माँ जी ने कितने बातें सुनाई थी मेरी साड़ियों को लेकर, मेरे सामान को लेकर। अब वही हाल आपके साथ हो रहा है तो आज माँ जी को बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने तो कितने प्यार से सारा सामान पसंद किया था, सारी साड़ियाँ पसंद की थी आपके लिए। फिर भी कमी निकालने वालों ने कमी तो निकाल ही दिया ना। ये तो घर घर की कहानी है। जब खुद पर आता है तो समझ में आता है। बहू, तुम अपनी जबान बंद रखो। मेरी बेटी को तकलीफ है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो बदला निकाल रही? भाभी को मत बोलो माँ, भाभी बदला नहीं निकाल रही है, सही तो कह रही है। जो जो आपने भाभी के साथ किया है वही सब तो मेरे सास भी मेरे साथ करती है। उस समय भाभी की तकलीफ मैं भी नहीं समझ पाई थी, लेकिन आज तो मुझे समझ में आ रहा है ना। शायद आपको भी मेरी हालत देख बात समझ में आ जाए। रचना के बोलने पर तो नहीं, लेकिन बेटी के बोलने पर जरूर चुप हो गई थी उषा जी। रचना को जितना सोना के लिए बुरा लग रहा था, उतना ही अपनी सास उषा जी को देख देख कर रचना की आत्मा को बड़ी शांति मिलती थी। क्योंकि जो ये उषा जी आज अपनी बेटी के दुख पर आंसू बहा रही है, इन्होंने भी शुरू शुरू में रचना का जीना ऐसे ही दुश्वार कर रखा था जैसे आज उनकी बेटी की सास ने कर रखा है। रचना के मायके की एक भी साड़ी को इन्होंने पसंद नहीं कहा था। जितनी भी साड़ियाँ देखती गई सब में मुंह बनाती गई। कितनी फीकी साड़ियाँ हैं बहू, तुम्हारे मायके वालों की पसंद अच्छी नहीं है। बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल सबकी डिजाइन भी कितनी पुरानी पुरानी है। रोज किसी न किसी चीज में कमी उषा जी निकालते ही रहती थी, और आज जब खुद की बेटी खुद के सामान में कमी निकालने लगी तो आग बबूला हो गई। चुड़ैल बनाने लगी बेटी की सास को। रचना ने शाम को सोना के पसंद के खाने बनाए। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगे तो सोना ने कहा, भाभी आप भी अपना खाना लेकर आओ ना, साथ में बैठकर खाते हैं। अरे बेटा तू खा ले, पूरियाँ ठंडी हो जाएगी। भाभी खा लेगी ना? नहीं माँ, यही तो गलती है। भाभी को क्यों नहीं अपने साथ बैठाती हो? तुम्हें पता है माँ, जब मैं अपने ससुराल में थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। सब लोग खाना खाकर चले जाते थे, बाद में मैं अकेले बैठ चुपचाप खाना खाती। वो खाना गले से नीचे नहीं उतरता था माँ, मुझे बहुत रोना आता था। बेटी की बातें सुन बड़ी दुखी हो गई थी उषा जी। सोना का इतना बदला रूप देखकर हैरान थी रचना। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सोना है जो अभी कुछ साल पहले माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। माँ के साथ सोना भी रचना की सारी चीजों में कमियां निकालते हुए कहती, माँ साड़ी सच में बहुत फीकी है। नई नवीली दुल्हन की साड़ी थोड़ी चटक होती है तो अच्छी लगती है। पता नहीं कैसी पसंद है इन लोगों की। माँ जब तुम मुझे मेरा सामान देना तो एकदम नई डिजाइन की साड़ियाँ और नए नए डिजाइन के सामान बनवा कर देना। अच्छा सा जो भी देखे उसके मुंह से वाह निकले। अरे बेटा तू चिंता ना कर, मैं तो ऐसा सामान दूंगी, ऐसा सामान दूंगी ना तुझे कि तेरे घर वाले क्या अगल बगल के 4 गांव में शोर हो जाएगा। दोनों माँ बेटी की बड़ी बड़ी बातें सुन बेचारी रचना की आंखों में आंसू आ जाते थे। बेटी को सामान तो हर माँ बाप अपनी ओर से बहुत ही अच्छा देते हैं, लेकिन ससुराल वालों को कभी पसंद नहीं आता है। उनकी बातें सुन रोना आएगा ही आएगा। इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर रचना का जीना दुश्वार कर रखा था। आज वही सब कुछ जब सोना के ऊपर बीत रही है तो सोना को रचना का दुख समझ में आने लगा। रचना को इस बात की खुशी थी कि देर से ही सही, कम से कम सोना को ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो वो माँ बेटी मिलकर उनके साथ कर रही थी वो गलत कर रही थी। कहीं ना कहीं ये बातें तो उषा जी को भी समझ में आ रही होगी, बस बहू के सामने वो कहना नहीं चाहती। बेटी की बातें सुन उषा जी ने तुरंत ही कहा, हाँ तो ला दे बहू, खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जब ननद तुम्हारी बुला रही है
तो आओ खाना लेकर खा लो साथ में। सास की बातें सुन रचना ने सोचा चलो टेढ़ा ही सही, कम से कम खाने के लिए तो बोला। धीरे धीरे अब सोना रचना की हर तकलीफ को शायद अपनी तकलीफ समझकर कम करती गई। दोपहर में अक्सर जब भी रचना घर का सारा काम निपटा कर थोड़ा लेटने जाती तो उषा जी तुरंत ही, बहू ये लेटने से कुछ होता नहीं है, घर का कोई काम निपटा लो या कुछ शाम को अलग नाश्ता बनाने की तैयारी कर लो, कुछ सोच लो। इतने में ही तुरंत ही सोना बोल पड़ती, क्या माँ, क्या नौकरों की तरह बातें करती रहती हो भाभी से? सुबह से खड़ी थी, अभी जाकर थोड़ा फ्री हुई है, आराम करने की जगह तुम उनको दोबारा शाम के लिए लगाने के चक्कर में हो। वो भी इंसान है, थोड़ा आराम तो कर लेने दो। सच में इस बार सोना की बातें सुन रचना की आंखों में आंसू आ गए थे। अब उसे अपने ननद के रूप में एक बहन नजर आने लगी थी। अब सोना रचना की तकलीफ को समझने लगी थी, वो भी तब जब खुद के ऊपर बीतने लगी थी। और बेटी की बातें सुन सुनकर उषा जी भी रचना को बहुत ही कम बोलने लगी थी। अब रचना की गृहस्थी धीरे धीरे तो संभल रही थी, लेकिन सोना के लिए रचना को तकलीफ हो रही थी। उसका दुख सुनकर वो परेशान हो जाती थी। रचना को लगता कि जब सोना मेरे दुख तकलीफ को समझ सकती है तो मुझे भी एक कोशिश करनी चाहिए उसकी गृहस्थी को दोबारा पटरी पर लाने में। अब वो सोना को हर बात में दिलासा देती थी, उसे समझाती थी। सोना को कोई भी काम करने ढंग से नहीं आता था, क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं था। जितनी उसकी जबान चलती थी उतना ही हाथ पैर कभी चला ही नहीं था, इसलिए ज्यादातर वो ससुराल में और भी सास की बातें सुनती थी। एक दिन मौका देखकर रचना ने सोना से बोला, दीदी मैं आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ घर के कामों में मैं आपको पूरी तरह से पक्की कर दूंगी। घर के कामों में, किचन के कामों में आपकी सास क्या, ससुराल में कोई भी कमी नहीं निकाल सकेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। हाँ भाभी बता दो, वैसे भी मुझे बहुत बेइज्जती लग रही है ऐसे आकर मायके में बैठना। तो ठीक है दीदी, चलिए आज से, बल्कि अभी से आप मेरे साथ किचन के हर एक काम में हाथ बटाइए। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या क्या करना है। सब कुछ आप करिए, मैं आपके साथ साथ खड़ी रहूंगी। खबरदार बहू, जो मेरी बेटी से एक भी काम करवाने की कोशिश की तो सब समझ रही हूं मैं। इस बहाने तुम उसे नौकरों की तरह काम करवाओगी और खुद महारानी होकर बैठोगी। सास की डांट सुनते ही रचना डर गई, लेकिन बड़ी हिम्मत करके बोली, माँ जी ये सब मैं सोना दीदी के लिए ही कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है, सीख जाएगी वो समय से। नहीं माँ, तुम अभी भी नहीं समझी। माँ मुझे कब तक ऐसे मायके में बैठा के रखोगी? 2-3 महीने बाद अगल बगल के लोग ही पूछने लगेंगे, उल्टे सीधे लांछन ही लगाने लगेंगे, बहुत बेइज्जती होगी माँ। इससे अच्छा है कि मुझे भाभी के साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से सीख लेने दो। बेटी की बातें सुन चुप हो गई उषा जी। अब रचना पूरी लगन से सोना को किचन से लेकर घर के छोटे छोटे काम में भी निपुण करने की तैयारी कर चुकी थी। धीरे धीरे 1 महीने में सोना लगभग रचना के बराबर ही हो गई थी। एक से एक स्वादिष्ट खाना भी बनाती, साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से करती थी। मोबाइल में देखकर एक से एक नए नए पकवान भी बनाना सीखती थी। कुछ दिनों बाद ही सोना एकदम परफेक्ट बहू बन चुकी थी। रचना ने एक दिन मौका देखकर सोना के पति से बात की और सारी बातें बताते हुए सोना को वापस ससुराल बुलाने के लिए बोला, क्योंकि काम की वजह से ही सोनम की सास ने शादी के 1 महीने बाद ही सोना को मायके भेज दिया था। सोना के पति ने भी रचना की बात मानते हुए अपने माँ बाप से बातें की और 2 दिन बाद सोना अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे उषा जी का रवैया भी रचना के प्रति नरम हो गया था। करीब 1 हफ्ते बाद सोना का फोन आया तो उसने माँ से बातें ना करते हुए सीधे कहा, माँ भाभी को फोन दो, भाभी की वजह से मेरी इस घर में तारीफ हो रही है, मेरे खाने की तारीफ हो रही है। माँ अब तुम भी भाभी को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। सोच लेना, अगर तुमने भाभी को कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो सब वापस मेरे ऊपर ही पड़ेगा।
रचना की बात तो नहीं, लेकिन सोना की बात का असर उषा जी को जरूर हो गया था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके रचना को डांटना, ताने देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। देर से ही सही, कम से कम अब जाकर तो रचना की जिंदगी में खुशियां आई थी, क्योंकि अब उषा जी को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि भगवान कहीं ना कहीं अपने कर्मों को वापस देते ही देते हैं। जो दुख तकलीफ वो अपनी बहू को देगी, वही दुख तकलीफ उनकी बेटी को भी मिलेगा। शायद यही हकीकत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।